Good afternoon, students. I am Jaydev Kumar from KVCRPM Mokamaghat. Let's continue our next topic, features of Indian economy on the eve of independence. Means इंडिपेंडेंस के समय या इंडिपेंडेंस से पूर्व इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या थे। मीन्स इंडियन इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या था, इंडियन इकोनॉमी की विशेषताएं क्या थी। ओके स्टूडेंट्स, इस कंसर्न में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू एक्सप्लॉइट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन इकोनॉमी। मीन्स इंडियन इकोनॉमी को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को शोषित किया था। इसमें मैंने आपको बताया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया में इस तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, इस तरह से प्लान्स को अडॉप्ट नहीं किया ताकि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश रूलर्स ने कभी भी कोई पॉलिसी या प्लान अडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने जो पॉलिसी, जो प्लान अडॉप्ट किए, उन सबका एक ही मोटिव था, हाउ टू सेट अप ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू इंडिया। उन्होंने जो भी पॉलिसी अडॉप्ट की स्टूडेंट्स, उस पॉलिसी के पीछे एक ही मोटिव था कि कैसे भी इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटेन के लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह बनाया जाए। और इसीलिए उन्होंने कभी कोई डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क इंडिया में नहीं किया। और अगर हम कुछ स्टडीज़ को माने तो आपको बताया था कि उस समय इंडिया की जो ग्रोथ रेट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट था, वो 2% से भी कम था। और जो पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई ग्रोथ रेट था, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट था स्टूडेंट, वो लेस देन 0.5% यानी आधे % से भी कम था। ओके इसके बाद स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में जमींदारी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। जमींदारी सिस्टम मीन्स ब्रिटिश क्या करते थे कि जो एक एरिया ऑफ लैंड, मान लीजिए एक एरिया ऑफ लैंड है, ये किसी पर्सन को ऑनरशिप में दे देते थे कि ये आपकी ऑनरशिप में है, और बदले में उससे एक अमाउंट ले लेते थे कि आप हमें इतना अमाउंट दीजिए और इस जो पीस ऑफ लैंड है इस पर आपकी ऑनरशिप होगी, आप जो चाहें करेंगे। तो ये जो पर्सन इस एरिया ऑफ लैंड का ऑनर होता था उसे क्या कहा जाता था स्टूडेंट, जमींदार कहा जाता था। और ये जमींदार क्या करता था, ब्रिटिश को एक फिक्स अमाउंट पेमेंट कर देता था और उसके बाद इस लैंड को फार्मर्स को कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए दे देता था, और बदले में उनसे मनचाहा रेवेन्यू, मनचाहा टैक्स वसूल करता था। जिससे क्या होता था कि जो फार्मर्स थे उनके पास इनकम बहुत कम रह जाती थी और वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे। दूसरी तरफ जो जमींदार भी थे स्टूडेंट्स, वो भी फार्मर्स से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था उस रेवेन्यू को क्या करते थे, अपनी लग्जरियस लाइफ पर व्यय करते थे, खर्च करते थे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। एज रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू कोलैप्स करती रही, डाउन करती रही। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने स्टूडेंट डिस्कस किया एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको बताया मैंने कि यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत पहले से ही इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें कॉटन और सिल्क के कपड़े हुआ करते थे, या मेटल या जो कीमती स्टोन्स थे उनके आभूषण हुआ करते थे, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाते थे और अब्रॉड को, विदेशों को, फॉरेनर्स को इनका एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है।
और ये जो इंडियन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था ये वर्ल्ड फेमस था, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको कोलैप्स करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ख़त्म करने के लिए क्या किया, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे उन पे हाई टैक्स इम्पोज कर दिया, एक्सपोर्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी लगा दी, ठीक है, जिससे और जो फॉरेनर्स प्रोडक्ट थे उनके इंपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट पर टैक्स लग जाने से ये प्रोडक्ट महंगे हो गए और जो फॉरेनर प्रोडक्ट्स थे स्टूडेंट्स उन पे टैक्स हट जाने की वजह से वो प्रोडक्ट कैसे हुए, सस्ते हो गए। रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को कम्पीट नहीं कर पाए और धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कोलैप्स करने लगा और इस तरह से उन्होंने इंडिया के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ थी उनको ख़त्म कर दिया और फॉरेन प्रोडक्ट पर हमारी डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर दिया। इसके बाद थर्ड एक्सप्लॉयटेशन मैंने आपको बताया था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशनरी यानी भेदभावपूर्ण टैक्स नीति, कर नीति, डिस्क्रिमिनेशनरी टैक्स पॉलिसी को अडॉप्ट किया, टैक्स पॉलिसी को अडॉप्ट किया। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे उनको, जितने भी एक्सपोर्ट्स थे वो सारे के सारे पर टैक्स इम्पोज कर दिए, हैवी ड्यूटी, एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज कर दिया और जो फॉरेनर प्रोडक्ट्स थे उनको टैक्स फ्री कर दिया। और रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो बहुत, फॉरेन में उनकी डिमांड बहुत कम हो गई और साथ ही साथ जो अब्रॉड के फॉरेन के प्रोडक्ट इंडिया में आते थे उनकी इंडिया में डिमांड बहुत बढ़ गई। स्पेशली ब्रिटेन में जो इंडिया के रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाई जाती थी उनकी डिमांड इंडिया में बहुत बढ़ गई और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका टारगेट यही था कि इंडियन प्रोडक्ट्स को डिस्करेज किया जाए और कैसे इंडिया की मार्केट में ब्रिटेन में प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया जाए। और इसी पर्पस से उन्होंने क्या किया, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड में डुअल टैक्स पॉलिसी सिस्टम या डिस्क्रिमिनेशनरी पॉलिसी सिस्टम अडॉप्ट किया और वो उसमें सक्सेसफुल भी रहे और इंडिया का जो ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड था, वो कोलैप्स कर गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सब प्रीवियस वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका था आपसे, मैंने एक बार यहाँ फिर से रिवाइज कराया और रिवाइज इसलिए कराया क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कोलैप्स कर चुका था जिस पर हमारी 80 to 85 या 90% पॉपुलेशन अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा कोलैप्स कर गया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड अब्रॉड में बहुत ज़्यादा थी और इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा हो गई। इसका रिजल्ट क्या होना था, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टैंड या बैकवर्ड इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम, लो ग्रोथ रेट, ये सारे रिजल्ट स्टूडेंट्स हमें कहाँ से मिले, इन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से मिले। और उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले इंडिया की जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स थी, जो फीचर्स थे, जो उसकी विशेषताएं थी, वो सभी इस एक्सप्लॉयटेशन का ही रिजल्ट था। ओके, और इस एक्सप्लॉयटेशन के रिजल्ट क्या क्या थे, इन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से फीचर जनरेट हुए, स्टूडेंट्स इन्हीं फीचर्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या था, देखिए स्टूडेंट, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मीन्स होता स्थिर
और बैकवर्ड मीन्स पिछड़ी हुई। हमें जो लेगेसी में मिली, यानी अंग्रेजों ने जिस इकोनॉमी को हमें हैंड ओवर किया, या स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमें जो इकोनॉमी मिली थी स्टूडेंट्स, वो स्टैग्नेंट थी, मीन्स स्थिर थी, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। साथ ही साथ ये बैकवर्ड, एक बहुत ही पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी। क्या है देखिए, यहाँ लिखा है ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज कंप्लीटली अ स्टैग्नेंट एज वेल एज बैकवर्ड इकोनॉमी। ऑन द एब ऑफ, यानी एब ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी क्या थी? कंप्लीटली बैकवर्ड इकोनॉमी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। इसके बाद बिकॉज इन बिटवीन 1860 to 1945 एवरेज ग्रोथ रेट वाज 0.5% ओनली, यानी 1860 से लेकर 1945 तक लगभग 85 ईयर्स तक हमारा ग्रोथ रेट क्या था? केवल 0.5% ही था, 1% भी नहीं था हमारा ग्रोथ रेट। एंड बिटवीन 1925 to 1950 एवरेज ग्रोथ रेट वाज 0.1%, यानी और रिड्यूस हो गया। 1945 तक जो हमारा ग्रोथ रेट था, एवरेज ग्रोथ रेट पर ईयर था, वो 0.5% था। लेकिन 1925 से 1950 के बीच का अगर हम एवरेज ग्रोथ रेट देखें स्टूडेंट, तो ये 0.5% से घट कर क्या हुआ? 0.1% पर एनम हो गया। इतनी इकोनॉमी हमारी स्टैग्नेंट थी, इतनी इकोनॉमी हमारी बैकवर्ड थी। क्लियर? दूसरा फीचर इंडियन इकोनॉमी में क्या था स्टूडेंट्स? लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम जो था, यानी अगर हम इंडिया के जो टोटल जीडीपी है, उस जीडीपी को, उस नेशनल इनकम को अगर इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? इंडिया की पर कैपिटा इनकम मिलेगी, और जो उस समय बहुत ही लो लेवल पर थी। देखिए लिखा है सेकंड फीचर, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। ऑन द अदर साइड अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर, यानी इंडिपेंडेंस के समय या उससे कुछ पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, उसका बल्क पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा पॉवर्टी से ग्रसित था, गरीबी के नीचे रह रहे थे ये लोग। विदाउट सफिशिएंट फूड, जिनके पास खाने के लिए फूड भी नहीं था। ये बल्क ऑफ पॉपुलेशन, बहुत बड़ा समूह इंडिया का ऐसा था इंडिपेंडेंस के समय जिसके पास खाने के लिए रिक्वायर्ड फूड भी नहीं था। इन 1947-48 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज जस्ट ₹230। 1947-48 के ईयर में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो कितना था? केवल 230 रुपए प्रति व्यक्ति था। समझ रहे हैं? यानी उस समय इंडिया के पास सिर्फ इतना पैसा था कि अगर उस इंडिया के टोटल नेशनल इनकम में से अगर हर इंडियन को पैसा इक्वल डिवाइड किया जाता तो हर पर्सन के हाथ में सिर्फ कितना पैसा आता? 230 रुपये आता। इतना लो लेवल था हमारा पर कैपिटा इनकम, इतना कम थी प्रति व्यक्ति आय। और ये रिजल्ट किसका था? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल ने हम लोगों को इस सिचुएशन में लाके रख दिया कि हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, बैकवर्ड हो गई, और जो पर कैपिटा इनकम था वो महज ₹230 रुपये रह गया। ओके, सेकेंड नेक्स्ट फीचर क्या था इंडियन इकोनॉमी का स्टूडेंट्स? अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। आपको बताया था जब हम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात की थी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की थी स्टूडेंट्स, तो बताया कि जमींदारी सिस्टम था,
जमींदार किसान जितना भी प्रोड्यूस करते थे उसका एक बड़ा पार्ट जमींदार के पास चला जाता था, छोटा सा पार्ट उनके पास बचता था जिससे वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। इसलिए फार्मर्स के पास भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं बचता था। और आपको बताया कि जो जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो रेवेन्यू का यूज अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए करते थे। उन्होंने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो एक बैकवर्ड सेक्टर था, अंडर डेवलप था। उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किए जाते थे। अप्रॉक्स 72% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। वट इट्स कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वाज ओनली 50%। यानी इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी 72 से 75% जनसंख्या किस पर डिपेंड कर रही थी? एग्रीकल्चर पर। लेकिन इंडिया का जो प्रोडक्शन था स्टूडेंट्स, इंडिया का जो प्रोडक्शन था वो टोटल इंडिया के प्रोडक्शन में कितना शेयर था? 50%। यानी एग्रीकल्चर पर 25% ओवरलोडेड था। यानी एग्रीकल्चर हमारे इतनी डेवलप नहीं थी कि जो 75% अप्रॉक्स लोग पॉपुलेशन इंडियन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी उनको भी सरवाइव कर सके। ओके, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बहुत लो थी। क्यों लो थी? मैंने आपको बताया, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो हो रहा था, प्रोडक्शन ईयर टू ईयर किया जा रहा था, लेकिन कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। इसलिए प्रोडक्टिविटी डे बाई डे क्या हो रही थी? डिक्रीज होती जा रही थी इंडियन एग्रीकल्चर में। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज टुडे हैंडीक्राफ्ट बेस्ड। टोटली टुडे नहीं है स्टूडेंट, टोटली हैंडीक्राफ्ट बेस्ड। अब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या बिफोर इंडिपेंडेंस, आपको मैंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में कोई बड़ा प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। लेकिन जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो टोटली हैंडीक्राफ्ट्स की ही हो रही थी। चाहे वो प्रीसियस स्टोन से ऑर्नामेंट्स बनाने का हो, चाहे वो कॉटन के यूज से कॉटन और सिल्क के क्लॉथ्स हों, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग टोटली हैंडीक्राफ्ट बेस्ड था। ठीक है, देयर वाज ए लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री। इंडिया में कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया। क्यों? अगर इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप हो जाती तो उन इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल था वो इंडिया से ही रिक्वायरमेंट पूरी की जाती। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता, ब्रिटेन को जो अपने इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर रॉ मटेरियल था वो नहीं मिल पाता। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी भी इंडिया में हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया। और रिजल्ट क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमेशा लैक ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज रहा, कोई भी हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप नहीं किया गया। प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। यानी जो कैपिटल इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल इंडस्ट्रीज मीन्स ऐसे इंडस्ट्रीज स्टूडेंट्स जो इक्विपमेंट, मशीन प्रोड्यूस करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको कैपिटल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। और इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, यानी कैपिटल इंडस्ट्रीज को भी इंडिया में सेटअप नहीं किया गया। मशीन प्रोडक्शन वाली कोई भी इंडस्ट्री को इंडिया में सेटअप नहीं किया गया, उसे निग्लिजिबल किया गया। इंडियन इकोनॉमी वाज डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन फॉर कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट।
और इसलिए क्या था, हमें जो भी मशीन्स चाहिए होती थी, जो भी कैपिटल गुड्स चाहिए होते थे, हमें क्या करना होता था, ब्रिटेन से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। यानी हम मशीनरी के लिए भी, इक्विपमेंट्स के लिए भी किस पर डिपेंड थे, ब्रिटिशर्स पर डिपेंड थे। इस तरह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी था वो भी बहुत बैकवर्ड सिचुएशन में था। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, रूरल एरियाज में ऐसी सभी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना जो अर्बन एरियाज में होती हैं, जैसे कनेक्टिविटी वाया रोड, कनेक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़। अर्बन फैसिलिटीज़ को रूरल एरियाज में प्रोवाइड कराना अर्बनाइजेशन कहलाता है। यानी गांव को नगरों की तरह विकसित करना क्या कहलाता है, नगरीकरण कहलाता है, अर्बनाइजेशन कहलाता है। यानी हर गांव को इस तरह से विकसित किया जाए कि वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, अच्छी सड़कें हों, जो रोड्स मेन रोड से कनेक्ट हो रहे हों। तो इस होल प्रोसेस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, अर्बनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, और इंडिया में ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑन द एब ऑफ इंडिपेंडेंस अर्बनाइजेशन का रेशियो बहुत कम था। यानी गाँव में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गाँव को बेसिक फैसिलिटीज से जोड़ने का कोई एफर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट था वो इंडिया को डेवलप करने का नहीं था, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने का था, इंडिया को शोषित करने को का था। तो वो उन्हीं सेक्टर्स पर ध्यान दे रहे थे, उन्हीं सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जहाँ से उनको अपने होम कंट्री ले जाने के लिए, अपने होम कंट्री के कुछ प्रॉफिट के लिए अवेलेबल होता था, वो वहीं ध्यान दे रहे थे। उन्होंने गांव में बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराने में कोई विशेष एफर्ट नहीं किया, जिसका वजह क्या था, जिसका रिजल्ट था कि इंडिया में जो अर्बनाइजेशन था वो बहुत लिमिटेड था। ठीक है, कैसे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, At the time of independence, a bulk of the population of India lived in the rural areas. In 1948, only 14% of Indian population lived in urban area. यहाँ rural लिखा है स्टूडेंट, इसे कट करके urban area लिख लीजिएगा। And 86% Indian population was lived in rural areas. यानी 1948 तक, क्योंकि 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, हम स्वतंत्र हुए, और 1948 में स्टूडेंट्स केवल 14% हमारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो अर्बन एरियाज में रह रही थी। बाकी 86% जो पॉपुलेशन थी वो कहाँ थी, अभी भी रूरल्स एरिया में रह रही थी, गांव में रह रही थी, जहाँ पर कोई भी बेसिक फैसिलिटी, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, चाहे वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, वो उन रूरल एरियाज़ में अवेलेबल या प्रॉपर अवेलेबल नहीं थी। तो इस सिचुएशन को देखें, इस रेशियो को देखें, तो स्टूडेंट ओनली 40% पीपल लिव्ड इन अर्बन एरिया, केवल 14% लोग ही अर्बनाइजेशन के अंडर कवर हुए थे, जो कि बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही लेस रेशियो ऑफ अर्बनाइजेशन था। ओके, और ये रिजल्ट क्या था, ये सारे के सारे रिजल्ट्स जो थे, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे फीचर्स जो क्रिएट हुए थे वो सारे के सारे ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन की वजह से थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज की वजह से थे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स। अभी हम कई सारे टॉपिक्स में स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स।
क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया गया था, इस तरह से डेवलप किया गया था कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो सारी की सारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पर हम डिपेंड हो गए। कैसे? हमें मशीनरी में जो हमारे कैपिटल इंडस्ट्रियल थी उनको इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, यानी जब भी हमें किसी इंस्ट्रूमेंट कोई मशीन की नीड हुआ करती थी, रिक्वायरमेंट थी, तो हम या तो ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे या किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी प्रमोशन नहीं किया गया था, प्रमोट नहीं किया गया था, इसलिए जो फिनिश्ड फाइनल गुड्स थी जो हमारे ही रॉ मटेरियल से बनती थी, इंडिया से जो सप्लाई किया जाता था उसी रॉ मटेरियल से स्टूडेंट्स बनती थी, लेकिन बाद में हम अपने यूज़ के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए उसी ब्रिटेन से उनको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इस तरह से जिस इंडियन इकोनॉमी को जिस तरह से डेवलप किया गया, उस पॉलिसीज से, उन प्लान से हम क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करने पर डिपेंडेंस हो गई, यानी हमारी डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट्स पे थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यही यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इंडिया वाज एन हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया जो था, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता के समय और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले टोटली हैंडीक्राफ्ट बेस्ड इकोनॉमी थी। सो वी कैन नॉट प्रोड्यूस हैवी इक्विपमेंट्स, हम हैवी इक्विपमेंट्स यानी जो हैवी मशीनरी थी उनको प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सो इंडियन इकोनॉमी हैड डिपेंड ऑन इंपोर्ट फॉर मशीनरी इक्विपमेंट्स एज वेल एज आर्म्ड फोर्सेस आल्सो डिपेंड ऑन फॉरेन कंट्रीज। तो हमारे जो हैवी मशीनरीज बेस्ड प्रोडक्ट थे या जो आर्म्ड फोर्सेस से बेस्ड रिक्वायर्ड प्रोडक्ट से, इन सब के लिए हम क्या थे, अदर कंट्रीज पर डिपेंड थे, और हमारी डिपेंडेंसी ये कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। रीज़न एक ही था स्टूडेंट, ब्रिटिश गवर्निंग रूल। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पॉवर्टी। ठीक है, ए बल्क ऑफ पॉपुलेशन सफर्ड बाय पॉवर्टी इन इंडिया। बहुत बड़ा पार्ट था जो पॉवर्टी से ग्रसित था। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के समय की, 1947-48 की समय पे, तो लगभग 70% पॉपुलेशन हमारी कैसी थी, गरीब थी, पुअर थी। ओनली 30% पॉपुलेशन इज द अबव ऑफ पॉवर्टी, यानी 70% लोग हम गरीब थे। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अ बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के समय हमारा बल्क ऑफ पॉपुलेशन, एक बड़ा ग्रुप, हमारी जनसंख्या का बड़ा ग्रुप गरीबी की चपेट में था। अप्रॉक्स 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया सर्वाइव बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी 70% जो पॉपुलेशन थी हमारी वो पॉवर्टी लाइन के नीचे सर्वाइव कर रही थी। In 1947, these was faced the lack of shelters and clothing as well as widespread unemployment and massive illiteracy. 1947 यानी जब हमें स्वतंत्रता मिली, उस समय हमारी जो पॉपुलेशन बहुत सारी 70% पॉपुलेशन के पास रहने के लिए शेल्टर्स नहीं थे, घर नहीं थे, पहनने के लिए क्लॉथिंग, कपड़े नहीं थे। बहुत बड़ा ही पॉपुलेशन, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगारी थी, उनके पास काम नहीं था, और मैसिव इलिटरेसी, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर इलिटरेट, यानी हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन कैसी थी, इलिटरेट थी। इन्हीं वजह से इंडिया में जो पॉवर्टी का रेट था वो बहुत हाई हो गया। इंडिपेंडेंस आते आते हमारी जो पॉपुलेशन थी, लगभग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, पॉवर्टी से ग्रसित हो चुकी थी। तो ये कुछ फीचर्स स्टूडेंट्स मैंने आज आपसे इंडियन इकोनॉमी की डिस्कस किए, जो कि ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेशन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सप्लॉयटेशन से क्रिएट हुए थे। और ये फीचर्स जो इंडियन इकोनॉमी मिली थी, उस इंडियन इकोनॉमी की जो लेगेसी थी वो कैसी थी,
उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी के बाद लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम था, अंडर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर, ओके, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम था, अंडर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी एक्सप्लॉइटेड था, ठीक है। साथ साथ ही अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो बहुत ही कम थी, निग्लिजिबल थी, और हमारी जो डिपेंडेंसी थी वो इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पॉवर्टी, या बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी, यानी हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा पॉपुलेशन का पार्ट जो था वो पॉवर्टी से ग्रसित था। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमें इकोनॉमी ब्रिटिश से लेगेसी में मिली थी, उत्तराधिकार में मिली थी, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे नेगेटिव फीचर्स इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद हमने इन फीचर्स को, इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करना शुरू किया, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी एंड प्लान मेकिंग शुरू किया, और धीरे धीरे रिजल्ट क्या हुआ, हम इन सभी प्रॉब्लम से ऊपर उठने लगे और आज की इकोनॉमी आपके सामने है। ओके स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स हम लगभग सॉल्व कर चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी फेस कर रहे हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए कंटिन्यू पॉलिसीज़ और एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 3 पार्ट्स में इंडियन इकोनॉमी की करंट सिनेरियो क्या है, इंडियन इकोनॉमी का जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, जो करंट इश्यूज़ हैं, ये कहाँ से मिले, ठीक है, और कैसे कैसे इन प्रॉब्लम्स को जान के क्रिएट किया गया, ये डिस्कशन कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को देखिए, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स को लर्न करने की, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम्स, आपके कन्फ्यूजन, डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्लास वर्क में अपलोड कीजिए, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।